हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब सीडो केयर में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है, बीएड सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड जो हमारा चल रहा है उसका टॉपिक दोस्तों आप देख सकते हैं क्या है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, यानी स्कोप ऑफ कैरिकुलम आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है, जिसमें 3 वीडियो यूनिट थर्ड का अपलोड हो चुका है। यूनिट 1 और यूनिट 2 का सारा वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। यूनिट थर्ड का ये 4th वीडियो है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारे पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ कैरिकुलम अगर देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यदि हम पाठ्यक्रम के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालें तो स्पष्ट रूप से ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रकार का जो पाठ्यक्रम है अपने समाज द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है, यानी कि उस समाज के द्वारा और निर्धारित किया जो शैक्षिक उद्देश्य होता है उसी के बेस पर हमारा पाठ्यक्रम होता है। इसलिए देश और काल की विभिन्नता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय में अगर देखा जाए दोस्तों तो पाठ्यक्रम अलग अलग हुआ करता था। अलग अलग देशों में आपको पाठ्यक्रम अलग अलग देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइम में, जैसे कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले अलग पाठ्यक्रम था, आज का अलग है। तो इसलिए इसमें क्या विविधता पाई जाती है, क्योंकि समाज जो हमारे समाज का शैक्षिक उद्देश्य है उसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्य बालकों शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। बालकों का नैतिक विकास करना, पवित्रता एवं धार्मिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना, चित्तवृत्तियों का निरोध करना, ये उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में। इस उद्देश्य के अनुसार ही तत्कालीन पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण, स्मरण, भाषा साहित्य, व्याकरण, पराविद्या, आध्यात्मिक एवं अपरा विद्या, लौकिक को प्रमुख स्थान दिया गया। कहने का मतलब दोस्तों कि आज का जो हमारा तत्कालीन पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में भी वैदिक काल का जो पाठ्यक्रम था उसी के अनुसार कुछ मंत्रों का उच्चारण को याद करना, जैसे संस्कृत में पढ़ने को मिलता है, भाषा साहित्य, व्याकरण, आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें तो लौकिक, अपरा विद्या मतलब लौकिक विद्या जो संसारिक विद्या है, भौतिक संसार का जो विद्या है। परा विद्या मतलब आध्यात्मिक जो इंटरनल एजुकेशन है, मतलब अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। तो ये सारी चीज उसमें प्रमुख स्थान दिया गया, मतलब आज के भी पाठ्यक्रम में। बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही औषधि शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था, मतलब कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, बीमारी हो तो उसका इलाज कर सके। शिक्षा आश्रमों एवं गुरुकुल में ही दी जाती थी, यानी घर में पढ़ाई नहीं होते थे, आश्रम में ही बच्चे को भेजे जाते थे और आश्रम में ही, गुरुकुल में ही बच्चे वहीं रह के पढ़ाई करते थे। जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी, शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब वो घर वापस आते थे। इसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा, ये तो हो गया वैदिककालीन। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य में क्या होता था, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, बौद्ध धर्म का प्रचार करने का शिक्षा दिया जाता था, जीवन के लिए तैयार करने का शिक्षा दिया जाता था। ये सब प्रमुख था। इन्हीं के अनुसार बालकों को बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन भी, धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, कला, शिल्प कला, सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था बौद्ध काल में। दोस्तों आगे हम देख सकते हैं आप यहाँ पर छात्रों को मौन रहकर भिक्षाटन करना होता था, यानी चुप होकर के बोलना नहीं है और भिक्षा मांगना है, जैसा कि महात्मा बुद्ध करते थे। ठीक है, बालकों के शारीरिक विकास के लिए क्या करना होता था, कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, रथों की दौड़ का आयोजन करने का प्रावधान इस प्रकार से, ताकि उनका फिजिकल फिटनेस आए। आज की तरह वो जिम वगैरह नहीं हुआ करता था कि लोग जिम में जाकर जिम करें। इस तरह से वो फिजिकल फिट रहने के लिए कुश्ती लड़ते थे, मुक्केबाजी करते थे, भूमि जोतते थे, तीर चलाते थे, इस तरह की एक्टिविटी करते थे। बौद्ध काल के बाद भारत पर लगभग 300 वर्षों तक
मुस्लिम कालीन शासन व्यवस्था रहा। बौद्ध के बाद मुस्लिम कालीन शासन व्यवस्था रहा। उस समय इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम संस्कृति के प्रचार, यानी कि जैसे इस्लाम धर्म आया तो अब जैसे जैसे धर्म गुरु आए वैसे वैसे अपने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा दी है। देखिए बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध का यानी जो बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म के प्रचार का शिक्षा दिया गया। मुस्लिम धर्म आया तो मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा दिया गया। चरित्र निर्माण का शिक्षा, सांस्कृतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मतलब कि अपनाया गया। इसी के अनुसार पाठ्यक्रम में कुरान की आयतें, अरबी एवं फारसी भाषाओं, व्याकरण, पत्र लेखन को प्रमुख स्थान शिक्षा में दिया गया। साथ ही बालकों को हस्तकलाओं का भी ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान एवं सैनिक शिक्षा भी दी जाती रही, यानी सैनिक शिक्षा पहले से दी जाती रही है। तत्पश्चात ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित अनेक आयोगों के दौरान भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते थे। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम संगठित किया जा रहा था। इस प्रकार पाठ्यक्रम की व्यापक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के कार्य क्षेत्र को सीमाओं में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। कहने का मतलब कि पाठ्यक्रम का जो कार्य क्षेत्र है इतना व्यापक है कि उसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम के क्षेत्र को निम्नलिखित कुछ मतलब कि बिंदुओं में सीमांकित करने का प्रयास किया है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। बालकों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्माण। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जब तक हम कैरिकुलम नहीं तैयार करेंगे तब तक हमारे शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसा कि दोस्तों जब तक हम गोल नहीं सेट करेंगे तो हमारे लाइफ में क्या उद्देश्य है, कब तक अचीव करना है, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा काम करने का। तो गोल पहले सेट करना होता है, किसी भी काम में टारगेट बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से दोस्तों पाठ्यक्रम बालकों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य का निर्धारण भी करते हैं तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालकों को प्रेरित भी करता है कि आप इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे कर सकते हो, ये पाठ्यक्रम करता है। नवीन प्रवृत्तियों का सहचर्य। पाठ्यक्रम क्या है, एक व्यापक अवधारणा का रूप लेता जा रहा है। अतः वर्तमान समय में प्रचलन में आने वाली अनेक नवीन प्रवृत्तियों का सहचर्य भी इसके क्षेत्र में आता है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण क्या है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बालकों को सर्वांगीण विकास एवं ज्ञान वर्धन करना भी होता है। यानी जो पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चों का हर तरह का विकास हो, चाहे फिजिकल हो, सामाजिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, मतलब हर तरह का विकास हो एवं ज्ञान वर्धन करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है पाठ्यक्रम की। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। हम बालकों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करके उसका संज्ञानात्मक विकास करना भी पाठ्यक्रम का क्या होता है, उद्देश्य होता है। बालकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी संवर्धन करना। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहते हुए उसे कुछ अधिकारों का भी उपभोग एवं कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। इसके लिए एक बालक को पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी माना जा सकता है जब वो मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ हो। ऐसा नहीं कि केवल देखने में फिट फाट लग रहा हो लेकिन मेंटली वो हेल्दी नहीं हो, यानी पूरी तरह से वो हेल्दी हो। साथ ही साथ पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों का सामाजिक विकास और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी जिम्मेदारी बनता है। ऐसा पाठ्यक्रम हो ताकि बच्चे का मानसिक और मनोवैज्ञानिक या सामाजिक विकास भी हो सके। अधिगम हेतु व्यवस्था, यानी अधिगम यानी सीखना, जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार ठहरे हुए पानी में अनेकों गंदगियां एवं बीमारियां पनपने लगती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति अधिगम कार्य बंद कर देते हैं, सीखना अपनी जिंदगी में बंद कर देता है, तो उसमें रूढ़िवादिता आ जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये पहले ही जैसा ये थॉट रखती है मेरी दादी, जो भी होती है घर में कुछ ऐसे लोग जो होते हैं रूढ़िवादी प्रवृत्ति के, तो वो अपनी लाइफ में अब कुछ नई चीजें नहीं सीख रहे होते, अपडेट नहीं हो रहे होते हैं, तो अपने रूढ़िवादिता उनमें आ जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप भी अपनी लाइफ में अगर कुछ नया नहीं सीखोगे, अपडेट नहीं अपने आप को करोगे, तो आपके अंदर भी रूढ़िवादिता आ जाएगी। तो इनका कहना है कि अधिगम का व्यवस्था होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि समय समय पर बालकों को नए नए मतलब चीज सीखने को मिले। अलग अलग प्रकार के अधिगम के लिए सुविधा प्रदान वो करता हो, जिससे कि बच्चे में सीखने की जो प्रक्रिया है इसका अंत न हो, चलते रहे।
आगे देख सकते हैं शैक्षिक स्रोतों का उपयोग। पाठ्यक्रम बालकों के अधिगम के लिए व्यवस्था ही नहीं प्रदान करता है, तो बालकों के विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करने के लिए अनेक शैक्षिक स्रोतों का भी उपयोग करता है। यानी कि पाठ्यक्रम का ये काम होता है कि बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो स्रोत है उसका भी उपयोग करे, ताकि अलग अलग विभिन्न प्रकार का ज्ञान बच्चे को मिल सके। अनेक पुरातन शैक्षिक अभिलेखों में से बालकों के लिए उपयोगी विषय वस्तु भी प्रदान करता है पाठ्यक्रम। छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था। पाठ्यक्रम द्वारा बालकों का व्यक्तिगत विकास एवं ज्ञान वर्धन किया जाता है। प्रत्येक बालक की अभिरुचि एवं क्षमता भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। सभी की जो रुचियाँ होती है बच्चे की वो अलग अलग होती है, सभी की एबिलिटी अलग अलग होते हैं। पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत बोध के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था प्रदान करता है। यानी कि कैरिकुलम का मतलब ये है कि जो बच्चे जिस प्रकार से सीख रहे हैं, जिनकी जो अभिरुचि है, जो क्षमता है, उसी के अनुसार उनके लिए शिक्षण व्यवस्था की जाए। समस्त कार्यक्रम एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। जैसा कि पूर्व विदित है, पाठ्यक्रम विषय वस्तुओं का समावेश मात्र न होकर विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यकलापों का भी समन्वय है। पाठ्यक्रम बालकों को ज्ञान प्रदान करने के साथ उनके कार्य एवं अन्य सभी कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं। कहने का मतलब पाठ्यक्रम केवल बालकों का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, इसके साथ साथ अलग अलग क्रियाओं एवं कार्यकलापों का भी एक क्या है, मिश्रित समन्वय है। बालकों का ये कार्यक्रमों का, बालकों की जो एक्टिविटी है, काम है, उसका भी ये मूल्यांकन भी करता है पाठ्यक्रम के अंदर। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का जो कार्य क्षेत्र है वो मतलब विस्तृत है, बहुत बड़ा है। विद्यालय में रहते हुए बालक जो भी शैक्षिक क्रियाएं करते हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करते हैं, जो अभिरुचि पूर्ति से संबंधित काम करते हैं, जो प्रवृत्तियों के आधार पर पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता चला जा रहा है। मीन्स कि बच्चे की अभिरुचि, बच्चे की शैक्षिक क्रियाएं, सहगामी पाठ्य सहगामी क्रियाएं के साथ साथ उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसी के आधार पर धीरे धीरे पाठ्यक्रम भी क्या होते जा रहा है, विस्तृत होते चला जा रहे हैं। क्योंकि अभिरुचियां भी बदलती जा रही है, क्रियाएं भी बदलती जा रही है, उस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम का क्षेत्र भी चेंज होते जा रहा है, पाठ्यक्रम भी विस्तृत होते जा रहे हैं, बड़ा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पाठ्यक्रम का आपने देखा कि क्या मतलब कि किस किस सेक्टर में क्या स्कोप है पाठ्यक्रम का। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता है, पाठ्यक्रम का कार्य क्या है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।